चलिए भाई, सभी लोग को गुड इवनिंग। फटाफट सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़िए। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार लाइक शेयर कर देंगे। मनीष गुड इवनिंग है, प्रवीण गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और फटाफट आप लोग सेशन के साथ जुड़ें और सेशन को लाइक शेयर कर दें, तो सेशन की हम लोग शुरुआत करें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में होयसल मंदिरों को क्या किया गया है, विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चूंकि होयसल टेम्पल्स एक बार फिर से चर्चा में आए हैं, क्योंकि पहली बार इनको क्या किया गया था, अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन अब इन्हें रेगुलर सूची में शामिल कर दिया गया है, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ जो होयसल टेम्पल हैं, ये आपके क्या हो गए, भारत के 42वें स्थल हो गए जिन्हें क्या किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले यूनेस्को के संदर्भ में। यूनेस्को एक वैश्विक संगठन है जो विश्व के धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए क्या करता है, इन्हें एक डाटा सूची बनाता है जिसमें इन्हें शामिल किया जाता है। यह घटना कब की है, अगर बात करूं आप लोग को, तो सऊदी अरब के रियाद शहर में अभी 18 सितंबर को आपकी इस संघ की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत के 2 स्थलों को यहां पर मान्यता दी गई, इस सूची में शामिल किया गया। एक शांति निकेतन जो बंगाल में है और दूसरा कर्नाटक के होयसल समूह के मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। तो 41वां स्थल हो गया आपका कौन सा, तो याद रखेंगे शांति निकेतन बंगाल, और 42वां स्थल है होयसल के टेम्पल, होयसल समूह के मंदिर, ठीक है। इस समूह के 3 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है, होयसल समूह के 3 मंदिर आए हैं इसमें। साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि जो भारत में आपका 40वां स्थल था, वह भी ऐतिहासिक स्थल था, और वो 40वां स्थल 2021 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल था जिसका नाम था धौलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र आप कह सकते हैं कि साइट या प्लेस जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, वो है धौलावीरा, जो गुजरात में लोकेटेड है। अब यहां पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्या करेंगे, टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे यहां पे टॉपिक में देखें तो यहां पर देखिए अपने खबरों में आने का कारण क्या रहा है, तो यहां हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक एवं वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यहां पे देखिए, ठीक है, एजुकेशन, साइंस एंड आपका क्या है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कर्नाटक के बेलूर हेलीबेड और सोमनाथपुर में स्थित प्रसिद्ध होयसल मंदिर के समूह को भारत का 42वां यहां पर देखिए 42 नंबर का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यही आया है चर्चा में। मनीष शांति निकेतन, बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, बीच में क्लास नहीं ले रहे थे। अच्छा भाई प्रिया गुड इवनिंग है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, इसी के संदर्भ में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले 42वें स्थल के रूप में ये जो 3 मंदिर आपके कर्नाटक के शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब ये 3 मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग, एक मंदिर है आपका चन्ना केशव मंदिर, ठीक है, चन्ना केशव मंदिर को इसमें शामिल किया गया। चूंकि होयसल, अगर होयसल की ऐतिहासिकता की बात करें तो होयसल आपके प्राचीन काल में, होयसल जो या मध्यकाल कह लें, होयसल जो साम्राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र इसकी कैपिटल हुआ करती थी। होयसल राज्य को लूटा भी गया है। आपने जब पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में जब हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को अपॉइंट करता है साउथ की तरफ जाने के लिए, तो होयसल राज्य को भी जीता जाता है। प्रताप रुद्रदेव उस समय वहाँ का राजा हुआ करता था, ठीक है, तो उसे लूटा भी जाता है। तो होयसल के टेम्पल्स लूटे भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होयसल के जो टेम्पल हैं वो अपनी स्थापत्य कला, ठीक है, अपनी मूर्ति कला, ठीक है, साथ साथ में अपनी डिजाइनिंग इत्यादि के लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर माने जाते हैं, याद रखेंगे।
अब आगे इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले होयसल समूह के मंदिर में जो मंदिर 3 मंदिर का समूह शामिल किया गया है, इसमें पहले मंदिर की अगर चर्चा करते हैं तो पहला मंदिर हम लोग के सामने निकल कर आता है कौन सा, तो बेलूर में स्थित आपका कौन सा, चन्नाकेशव मंदिर। चन्नाकेशव मंदिर के बारे में बात करें, इस मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में कराया था। ठीक है, यहां पे कहा जाता है चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था, क्योंकि चोल साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इस पृष्ठभूमि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हम लोग को पता है कि चोलों का यह क्षेत्र हुआ करता था, यह क्षेत्र हुआ करता था। और ये कर्नाटका का बेल्ट है जहां पर होयसल राज्य हम लोग को डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, इस पे विजय हासिल करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या करता है, विष्णुवर्धन इस टेम्पल का निर्माण कराता है जिसका नाम होता है क्या, चन्नाकेशव मंदिर। इस मंदिर की संरचना एक अपने आप में विशिष्ट, यहां पे कहें कि विशिष्टता रखती है, विशिष्टता रखती है। क्या रखती है भाई, कि यहां पे देखें तो आपके स्टार, तारे के आकृति की जैसा ये मंदिर जब ऊपर से देखा जाता है तो जैसे लगता है स्टार है, तारे के आकृति में यह मंदिर निर्मित हुआ है। और किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखेंगे। इवन अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, कहा जाता है कि जब अब्दुल रज्जाक आता है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने तो इस मंदिर को देखता है। मंदिर की खूबसूरती, इसकी जो डिजाइनिंग है, जो इसमें मूर्तियां सजाई गई हैं, जो जालीदार परकोटे बनाए गए हैं, जो इसके पिलर्स हैं, ये सारे देखकर कहता है क्या, यहां पे देखिए मैंने उसके स्टेटमेंट को लिया है कि इस मंदिर के बारे में लिखता है कि वह इसके शिल्प के वर्णन करते हुए डरता था कि कहीं उसके प्रशंसात्मक कथन को लोग अतिशयोक्ति ना समझ लें, झूठा ना समझ लें। मतलब इतनी खूबसूरती की बात करता है कि मंदिर इतनी खूबसूरत थी कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं इस मंदिर के बारे में लिखूं तो लोग कहीं ऐसा ना सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इससे समझ सकते हैं कि यह मंदिर जिस समय सुरक्षित अवस्था में रहा होगा कितना खूबसूरत और कितना अच्छा रहा होगा। सेकंड टेंपल की बात करते हैं जो इस समूह में शामिल किया गया है। हेलीबेड के होयलेश्वर मंदिर को भी इस समूह में शामिल किया गया है, जिसके गर्भगृह का यहां पर आप जो मंदिर का मेन टेंपल जहां पे देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी उसे क्या कहते थे, गर्भगृह कहते थे। यह भगवान शिव को समर्पित आपका मंदिर है। होयलेश्वर मंदिर अपने विस्तृत नक्शारी के लिए जाना जाता है जो भगवान शिव को समर्पित है। याद रखेंगे किसको है, भगवान शिव को। पहला वाला भगवान विष्णु को, ये वाला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने 1120 से 1150 के बीच में 30 वर्षों की अवधि में बनवाया था। यह मंदिर अपनी विशिष्ट नक्काशी और 2 मंदिरों की योजना के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस टेंपल के समूह में 2 और मंदिर हैं, एक राजा का मंदिर है और एक रानी का मंदिर है। ठीक है, तो इसीलिए एक ये भी इसकी विशिष्टता है कि इस समूह में 2 मंदिर हम लोग को यहां पर डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक आपका ये मंदिर है। और तीसरे मंदिर की अगर चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इस टेंपल से, होयलेश्वर मंदिर के टेंपल से 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे इसकी दीवारों पे अत्यधिक मात्रा में आकृतियां अंकित हैं जो स्पेशली किससे रिलेटेड हैं, महाभारत और रामायण के दृश्यों से अंकित की गई हैं। आकृतियां कैसी हैं, मूर्ति के रूप में स्थापित की गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं यहां पर। ठीक है, मूर्तियां बनाकर क्या किया गया है, इस मंदिर की दीवारों को सुसज्जित किया गया है। और कथानक कहां से लिए गए हैं, दृश्यांकन कहां से लिए गए हैं, रामायण और महाभारत के दृश्यांकन का इस पर अंकन किया गया है। साथ साथ में अगर देखें यह मंदिर तालाबों, मटकों और झीलों से घिरा हुआ है। यह होयसल काल की मूर्ति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। होयसल काल के मूर्तिकला और वास्तुकला में यह मंदिर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है, याद रखेंगे। महाभारत और रामायण, बिल्कुल प्रवीण। एक और इस समूह का जो मंदिर है, देखिए चन्नाकेशव मंदिर अलग है और केशव मंदिर अलग है। केशव मंदिर ये कहां पे है, सोमनाथपुरा या सोमनाथपुर में आपका स्थित यह टेंपल है। अगर इसकी बात करें तो यह भगवान कृष्ण के 3 रूपों की चर्चा करता है यहां पे, यानी कि यह किसको, भगवान कृष्ण को समर्पित है यह टेंपल। ठीक है, और भगवान कृष्ण के 3 रूपों की इसमें चर्चा की गई है। कौन कौन सी, जनार्दन रूप की यहां पे चर्चा की गई है,
केशव रूप की चर्चा की गई है और साथ साथ में वेणुगोपाल, यानी साउथ में कृष्ण को जनार्दन भी कहते थे, केशव भी कहते थे और वेणुगोपाल भी कहते थे। इन तीनों रूपों की स्थापना इस मंदिर में की गई है, जो इस मंदिर को कहीं ना कहीं एक विशिष्टता प्रदान करता है, एक स्पेशलाइजेशन बनाता है इस मंदिर के संदर्भ में। ठीक है, होयसल राजा नरसिंह तृतीय के समय इस टेंपल का निर्माण किया गया। नरसिंह तृतीय ने क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट होता है कब, 1268 एडी में ये पूरा बनकर तैयार हो जाता है। और इसी समय क्या किया जाता है, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। हालांकि राजा ने डायरेक्ट इस टेंपल का निर्माण नहीं करवाया था। सोमपुरा नाम का कहा जाता है इस राजा का एक सेनापति हुआ करता था और उसी सेनापति ने क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस सोमपुरा शहर की स्थापना की थी। लेकिन इसके लिए इसने क्या किया था, राजा से अनुमति और धन मांगा था। राजा ने अनुमति और धन दोनों दिया था, ऐसा कहा जाता है। मंदिर में एक पत्थर की पटिया पर एक पुराना कन्नड़ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इसी मंदिर के यहां पर एक पट्टी पे यानी एक पिलर पे क्या मिला हुआ है हम लोग को, पुराना एक कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ शिलालेख भी मिला हुआ है इस मंदिर से, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग कीवर्ड देखें तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। भगवान कृष्ण के तीनों रूप, जनार्दन रूप, केशव रूप और वेणुगोपाल रूप को यहां पे प्रदर्शित किया गया है। किसके समय बनाया गया, तो होयसल राजा नरसिंह तृतीय के समय इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, और यहां से क्या मिला, हमें एक कन्नड़ भाषा का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की चीजें इसमें चर्चा करते हैं, इसकी थोड़ी सी विशिष्टताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या है इस मंदिर की। अगर मंदिर की विशेषता की बात करें तो होयसल मंदिर न केवल वास्तुशिल्प के उत्तर उदाहरण है, बल्कि होयसल राजवंश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के सजग प्रहरी के रूप में उपस्थित है। यानी होयसल राज्य की कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के सजग प्रहरी के रूप में, यानी उनका जीवंत एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये मंदिर हम लोग को दिखाई देते हैं। साथ साथ में होयसल मंदिर का निर्माण बेसर शैली में किया गया है। यह अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ और ना ही पूरी तरह से क्या है, नागर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियां थी, मैंने बताया था कई बार भी आप लोग को बताया है, 3 प्रकार के मंदिर निर्माण। हिमालय से लेकर कहां तक, तो कहा जाता है विंध्यन पर्वत तक, यहां तक एक शैली होती थी। और यहां से कावेरी तुंगभद्रा यहां वैली से अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच में स्पेशली जो ये कर्नाटका वाला और थोड़ा सा महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, यहां पर हम लोग को क्या है, बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं। और बेसर शैली है क्या, तो याद रखेंगे जो बेसर शैली है आपका मंदिर निर्माण की, जो बेसर शैली है इसे खच्चर शैली भी कहते हैं। तो बेसर किससे बना है, तो याद रखेंगे नागर प्लस द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ शैली को मिक्सअप करके किसका निर्माण किया गया है, बेसर शैली का निर्माण होता है। यानी मंदिर निर्माण की वह शैली जिसमें बेसर के भी गुण हैं, नागर के भी गुण हैं और साथ साथ में आपके किसके हैं, तो द्रविड़ शैली के भी गुण हैं, वही शैली क्या कहलाती है, बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। बेसर शैली के अगर मंदिरों की हम लोग बात करते हैं तो स्पेशली हमें कहा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये स्पेशली आपके दक्कन के पठार वाले बेल्ट पर स्थित ये टेंपल पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ पे, कर्नाटका में ये मंदिर आपके ज़्यादा पाए जाते हैं, बेसर शैली। ठीक है, जो ना ही आपके द्रविड़ शैली के जैसे बहुत भव्य हैं और ना ही आपके नागर शैली के जैसे बहुत कम अलंकृत हैं। यानी दोनों का यहाँ पे अलंकरण भी है और भव्यता उतनी नहीं है, ऐसा करके इस शैली का निर्माण किया गया है। इसे बेसर शैली, यानी चूंकि 2 शैलियों के मिक्सअप से बना है, इसलिए इसे बेसर या फिर हाइब्रिड शैली या फिर इसे खच्चर शैली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, इसे खच्चर शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। इस समूह में कई मंदिर हैं जो एक केंद्रीय स्तंभ वाले हाल के चारों ओर समूह में हैं और एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार, यानी याद रखेंगे होयसल समूह के मंदिरों की एक विशेषता क्या है, स्टार, यानी ऊपर से देखने में क्या स्टार जैसी आकृति इन मंदिरों में हमें दिखाई देती है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा थोड़ी सी कुछ और चीजें चर्चा कर लें, थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि यूनेस्को इन साइट्स को क्या करती है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करती है। तो यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूनेस्को कहते हैं, इसकी स्थापना कब की जाती है, 16 अक्टूबर, यहां पर याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और 1972 में इसने क्या किया था, तो यहां पर जो सांस्कृतिक स्थल हैं और जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल करना प्रारंभ करता है, याद रखेंगे। ठीक है, साथ साथ में थोड़े से कुछ और फैक्ट इनसे रिलेटेड मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर थोड़ा सा इंडिया से रिलेटेड याद रखेंगे, कितने साइट्स, 42, यहां पर याद रखेंगे 42 साइट्स क्या हैं, अभी तक आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें 3 नंबर तक तो याद ही रखें कम से कम। 40वीं साइट कौन सी थी, ठीक है, 41वीं साइट कौन सी थी और 42वीं साइट कौन सी थी। तो ये आपको पता है, धौलावीरा है जिसे इसमें शामिल किया गया है, कब, 2021 में, 2021 में शामिल किया गया। ये कौन सा है भाई, तो याद रखेंगे शांति निकेतन है। ठीक है, यहां पे याद रखेंगे शांति निकेतन को इसमें शामिल किया। ये कब, 2023। कहां पड़ता है, बंगाल में। और यहां पे होयसल समूह के मंदिर, होयसल समूह मंदिर क्या किए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। और ये भी 2023 में इसमें शामिल किया गया है। तो ये 3 आप बिल्कुल याद रखेंगे, थोड़ा सा क्रम आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। आशीष गुड इवनिंग है, पेरिस फ्रांस में है बच्चे, याद रखेंगे। अब कितने टोटल हो गए, तो यहां पर देखें आप 42 आपके प्लेसेस यहां पर शामिल हो गए। दूसरी चीज याद रखेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, इसके अलावा आपका चीन इत्यादि देशों के बाद सबसे अधिक साइट अगर यहां पर बात करें तो वो भारत में है। यानी भारत इसमें कितना स्थान रखता है, 6ठा स्थान रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का वैश्विक परिवेश में कौन सा स्थान है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर 6ठा स्थान अभी भारत का है विश्व में। यानी 6ठा देश जिसमें सबसे ज्यादा आपके वर्ल्ड हेरिटेज के साइट शामिल किए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो भारत में लगभग कितने भाई, तो यहां पर याद रखेंगे 42 है। ठीक है, तो 42 में यहां +7 +1 ये है साइट, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है 34, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, 34। इसके अलावा कितना है, 7 और 1, इतने साइट्स आपके क्या किए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहां पर देखिए इतने साइट शामिल किए गए हैं। इसमें क्या है, 34 जो है ये क्या है, ये आपके सांस्कृतिक हैं, सांस्कृतिक। ठीक है, ये कितने हैं, ये आपके 7 हैं। ये क्या है, प्राकृतिक हैं। और ये क्या है, ये मिश्रित है, याद रखेंगे, ये मिश्रित साइट है एक। और मिश्रित वाला साइट कहां का है, नेचुरल कौन सा है, नेचुरल बच्चे एक है, याद रखेंगे, कहां का, सिक्किम का कंचनजंगा, सिक्किम का कंचनजंगा, याद रखेंगे, सिक्किम राज्य में स्थित, सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा, कंचनजंगा यहां का साइट है, याद रखेंगे, कंचनजंगा को इसमें शामिल किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी जानकारियां जरूर इसके बारे में रखिए, आपके प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी यूपीएससी का पेपर हुआ तो आपने देखा कि जैसे ही शांति निकेतन को शामिल किया गया तो उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। ठीक है, तो यहां पर बच्चे थोड़ा सा आपका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले किसी भी मेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस तो अभी इस बार का हो ही गया आपका, मेंस अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अदर किसी स्टेट का अगर मेंस होता है तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। राजधानी गैंगटोक, बिल्कुल। और आप लोग को ये भी पता होगा कि आज बीपीएससी प्रीलिम पेपर हुआ
और पेपर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पेपर आया, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल देखें तो अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन जैसा कि हर बार थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इस बार देखा गया कि हिस्ट्री के साथ साथ क्या किया है, पेपर में एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है, साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और हिस्ट्री का जो रेशियो रहता है लगभग वही रेशियो है, मतलब 30 से लेकर 25 से लेकर 35 के बीच में रहता है, वही रेशियो है, लेकिन थोड़ा सा रेशियो बढ़ा हुआ है किसका, साइंस के क्वेश्चन का रेशियो बढ़ा हुआ दिखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अगर लेवल की बात करें तो क्वेश्चन के लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं आए हैं, सामान्य क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों को देखकर आपको लगेगा कि आप बड़े इजी वे में उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया से भी क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन है और मेडाइवल इंडिया से भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन का रेशियो क्या होता है, कम होता है। उसी पैटर्न को बीपीएससी ने इस बार भी फॉलो किया है और वहाँ पर क्या किया है, उसने क्वेश्चन का रेशियो मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन का रेशियो कम रखा हुआ है। जबकि करंट, बिल्कुल करंट भी पूछा गया है, करंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें करंट भी, भाई हर सिलेबस में करंट होता है तो करंट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो करंट का भी उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो करंट का भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। बट ओवरऑल पेपर देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कह ले कि टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। और हर पेपर में क्या होता है, मैं कहता हूं आप लोगों से कि 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता होंगे, वहाँ पे लक उन लोग का काम करता है। आप हो या कोई हो, जिसका लक साथ दिया वो इन और जिसका नहीं साथ दिया वो आउट। बट एग्जामिनेशन में जो इजी क्वेश्चन है ना, जो आसान क्वेश्चन है, वो हमसे गलत नहीं होने चाहिए। ये हरदम अपना लक्ष्य बना के चलिए कि जब भी हम एग्जामिनेशन चाहे प्री दें चाहे मेंस दें, अब मेंस लिख रहे हैं, मेंस में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि प्रॉपर वे में आ रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से लिखिए, ठीक है। उन्हें ज़्यादा बेहतर और व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास करिए। प्रीलिम देने जा रहे हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन सभी लोग को सही होंगे, आप भी कोशिश करिए कि आपके इजी वाले क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जो टिपिकल है वो सबके लिए टिपिकल है, केवल आपके लिए ही नहीं है, वो सबके लिए टिपिकल है, ठीक है। मैंने कहा था ना, एक दिन रेशियो बताया था आप लोग से कि रेशियो में होता क्या है कि जनरली क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो अगर 150 क्वेश्चन पूछा तो इसमें से क्या होता है 60 से लेकर 70 तक क्वेश्चन सब लोग करके आते हैं, जो भी ऑन एवरेज तैयारी करने वाले, यानी ऐसे 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सबके सही होंगे। तो पहला टारगेट तो अपना ये होना चाहिए कि इसमें से हमारा गलत ना हो। अब इसके बाद से सारा गेम क्या शुरू होता है, इसके बाद ही तो गेम शुरू होता है जो 70 से लेकर 90 तक का गेम होता है। 70 से 90 तक का गेम, यहां पर थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना रहता है। अगर इसमें आप प्लस कर गए, ठीक है, और इसके ऊपर मैक्सिमम लोगों का कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो वो क्या करते हैं, सबका लक चलता है। इसको आप क्रॉस कर गए, ये सेकंड फेज, तो फिर समझिए कि लगभग आपका तय है कि आपको मेंस लिखना है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है एग्जाम्स क्रैक करने का। तो चलिए ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, किसी इंपॉर्टेंट चीज के साथ कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। फिर से होगी मुलाकात।